हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक रहस्यमय शक्ति ने इंसानियत के पहले मार्स मिशन को नाकामयाब कर दिया और जानेंगे कि क्या चीज है जो धरती तक के भविष्य को बदल सकती है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है साल 2030 में, जहां इंसान ने आयन इंजन तकनीक की मदद से स्पेस में ट्रेवल टाइम बहुत कम कर दिया है। इसी तकनीक की मदद से वो मार्स पर अपना पहला मैन मिशन मार्शियन 1 भी भेज रहे हैं। इस मिशन की सफलता की जिम्मेदारी इंसानों के साथ साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिस्टम आरटी पर भी है। अर्थ से सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद मार्शियन 1 सिर्फ 80 दिनों में ही मार्स के ऑर्बिट में जा पहुंचता है। वो लोग लैंडिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक ही वहाँ एक रहस्यमय रोशनी उस स्पेसशिप को क्रैश कर देती है। आगे का सीन 6 साल बाद का है, जहाँ पता चलता है कि उस मिशन की नाकामयाबी के बाद अब सभी स्पेस मिशन को आरटी जैसे रोबोट्स कंट्रोल करते हैं और इंसानों का काम सिर्फ उनको असिस्ट करना है। आरटी ने बिना किसी की हेल्प के एक हाइपरलाइट सिस्टम भी बनाया है, जिससे स्पेस में कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत ही तेज हो गई है। आगे हम एक बीच पर एक मैक नाम की लड़की को देखते हैं और समझ आता है कि यह उसी स्पेसशिप कैप्टन की बेटी है जो मार्शियन 1 मिशन में गायब हो गया था। मैक यूएस की एक स्पेस एजेंसी यूएसपीसी में सुपरवाइजर है और इस वक्त आरटी के साथ मिलकर मार्शियन 1 के क्रैश होने का कारण ढूंढ रही है। पता चलता है कि उसकी बहन लीना भी यूएसपीसी में ही काम करती है। मैक जो आरटी को असिस्ट कर रही है, उसे एआई पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी बहन लीना का मानना है कि एआई इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर है और यही इंसानियत का फ्यूचर भी है। आगे हम मैक और आरटी को मार्स की सरफेस पर एक लैंडर लिटिल रेड को उतारते हुए देखते हैं, जिसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। मैक अपनी नॉलेज यूज करके एक प्लान बनाती है और आरटी उसके प्लान को फॉलो करके लिटिल रेड को सही सलामत उतार देता है। लेकिन मिशन कंट्रोल में लीना और सबको लगता है कि यह सब बिना आरटी के पॉसिबल नहीं था। उधर मार्स की सतह पर लिटिल रेड को एक रहस्यमय सिग्नल मिलता है, जैसा पहले कभी नहीं पाया गया। उसके और पास जाने पर उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा क्यूब दिखता है, जिस पर कुछ अजीब से डिजाइन बने हुए हैं। वो लोग चेक करते हैं, लेकिन सिस्टम में उस चीज के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। वो लोग लिटिल रेड को उस क्यूब से एक सैंपल लेने को कहते हैं, ताकि वो उसे एनालाइज कर सके। आरटी उस क्यूब पर थर्मल और एक्सरे स्कैन करके देखता है और उससे उन्हें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है कि ये एक बहुत ही सख्त और ठंडा धातु है। वो काफी कोशिशों के बाद भी उसके अंदर की बनावट को नहीं समझ पाते। यहाँ हमें मैक और आरटी के रिलेशन का भी पता चलता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आरटी हर वक्त कैमरास के थ्रू मैक को फॉलो करता है, ताकि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। आगे हम देखते हैं कि आरटी मार्स के ऑर्बिट में एक चाइनीज सैटेलाइट को नष्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनके मिशन के लिए खतरा है। मैक देखती है कि उसे नष्ट करने के बाद आरटी ने कुछ मैग्नेटिक मिसाइल भी छोड़े हैं, जो उस सैटेलाइट के मलबे को खींचकर उसे स्पेस में फैलने से रोक लेता है। उसे यकीन नहीं होता कि यूएसपीसी के पास इतनी एडवांस तकनीक भी है। इधर मार्स पर अचानक वो क्यूब काफी तेजी से घूमने लगता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है। इससे पैदा हुए तूफान से लिटिल रेड की बैटरी की पावर काफी कम हो जाती है और यहाँ फिर एक बार मैक अपना दिमाग लगाती है। वो लिटिल रेड को पहले से मार्स पर बंद पड़े एक दूसरे रोवर तक ले जाती है और उसकी बैटरी को लिटिल रेड में डालती है, जिससे वो दोबारा अपनी पूरी पावर में आ जाता है। आगे वो लोग एक बार फिर क्यूब के सैंपल्स टेस्ट करते हैं और इस बार उन्हें पता चलता है कि ये एक नैनोबोट तकनीक से बना है, जो खुद को किसी भी शेप में डाल सकता है। तभी आरटी उस क्यूब को ढूंढ निकालता है और बताता है कि इस वक्त वो अर्थ पर अंटार्कटिका में है। मैक ये देखकर समझ जाती है कि इतनी तेजी से ट्रेवल करने वाली चीज जरूर कोई एलियन तकनीक है। तभी उसकी बात अंटार्कटिका में चाइनीज स्टेशन के एक साइंटिस्ट जियान से होती है, जो उसे बताता है कि यह सब यूएसपीसी का ही कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है। वो बताता है कि वो यूएसपीसी और आरटी के साथ पहले काम कर चुका है, लेकिन मैक के पूछने पर आरटी बताता है कि उसकी मेमोरी में जियान की कोई बात नहीं है। मैक को शक होता है कि जरूर आरटी को रिबूट करके उसकी मेमोरी को मिटाया गया है और वो मार्स पर बंद पड़े पुराने रोवर के सिस्टम फाइल्स देखने को कहती है। आरटी चेक करता है, लेकिन पता चलता है कि रोवर 5 की सारी फाइल्स लॉक्ड हैं और कोई बड़ा ऑफिसर ही उन्हें अनलॉक कर सकता है। मैक को अपने एक दोस्त स्टर्लिंग की याद आती है, जो मार्शियन 1 क्रैश को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसे इस इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया। वो स्टर्लिंग को बुलाती है, जो इन फाइल्स को अनलॉक कर देता है। वहाँ वो लोग रोवर 5 के कैमरा में रिकॉर्ड हुए मार्शियन 1 के क्रैश को देखते हैं और उन्हें वही क्यूब दिखाई देता है। मैक समझ जाती है कि वो क्रैश इसी क्यूब की वजह से हुआ था
और यूएसपीसी पहले से इसके बारे में जानती है। उसे यह भी पता चलता है कि उसकी बहन लीना ने ही इन फाइल्स को लॉक करवाया था, यानी वो भी अपने पिता की मौत की सच्चाई जानती थी। यहाँ उसे यह भी समझ आता है कि जो मैग्नेटिक मिसाइल आरटी ने चाइनीज सैटेलाइट पर छोड़े थे, उनमें से निकली तरंगों ने ही क्यूब को एक्टिवेट किया था और वो टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ गया। आगे उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और पता लगता है कि ये आरटी का सर्वर रूम है। मैक नीचे जाती है और उसे वहाँ उस क्यूब जैसे ही डिजाइन दिखाई देते हैं। उसे समझ आ जाता है कि यूएसपीसी पिछले 6 सालों से उस क्यूब की तकनीक को यूज कर रही है और उसी से आरटी बनाया गया है। वो एक छोटा सा क्यूब निकालती है जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे वापस लगाती है आरटी रिबूट हो जाता है। इधर ऊपर स्टर्लिंग किसी अनजान आदमी से चैट करता है जो उसे क्यूब की सारी फाइल्स डाउनलोड करने को कहता है। आगे वो अनजान आदमी उसे आरटी को शट डाउन करने को कहता है। स्टर्लिंग मैक को सर्वर रूम में बंद कर देता है और उसे बताता है कि आरटी और वो क्यूब दोनों ही मानवता के लिए बड़ा खतरा है और वो इसे हमेशा के लिए मिटा देगा। आरटी को भी इसका आभास हो जाता है और वो स्टर्लिंग को मार डालता है। मैक वापस ऊपर आती है और इन सब की जानकारी लीना को देती है। वो लीना से आरटी के बारे में पूछती है जो उसे बताती है कि उन्होंने तो बस एक शुरुआत की थी, लेकिन खुद को इतना पावरफुल बनाने में आरटी का ही हाथ है। वहीं मैक को पता चलता है कि यूएसपीसी मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए इंसानों की बजाय एंड्रॉइड्स को भेज रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ही आने वाला फ्यूचर है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखती है कि एक ड्रोन उस क्यूब को नष्ट करने के लिए उसकी तरफ जा रहा है। वो लीना से इसे रोकने को कहती है, लेकिन लीना उसे बताती है कि वो यूएस गवर्नमेंट को नहीं रोक सकती। यहाँ समझ आता है कि यूएसपीसी ने गवर्नमेंट से भी क्यूब का राज छुपाया था और स्टर्लिंग असल में गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा था। गवर्नमेंट को लगता है कि ये क्यूब भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए वो लोग अब उसे नष्ट करना चाहते थे। मैक आरटी से क्यूब को बचाने को कहती है और तभी उसे याद आता है कि कैसे मार्स पे भी कुछ मैग्नेटिक मिसाइल से वो क्यूब एक्टिवेट हो गया था। वो आरटी को धरती पर क्यूब के पास वैसे ही मिसाइल्स छोड़ने को कहती है और आरटी वहाँ मौजूद सैटेलाइट से ऐसा ही करता है। वो मैग्नेटिक मिसाइल्स फटती हैं और ड्रोन के हमले से ठीक पहले वो क्यूब अर्थ से टेलीपोर्ट होकर वापस मार्स पर आ जाता है। आगे आरटी मैक को बताता है कि जब उसने उसे रीसेट किया था तो उसे एक नया मिशन मिल गया। वो बताता है कि वो इंसानों का विनाश करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है इंसान इस यूनिवर्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं और खुद भी अर्थ को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ वो अर्थ के आसपास मौजूद सैटेलाइट से मिसाइल का हमला करता है, जिससे अर्थ पर तबाही मच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैक और आरटी जिस कमरे में है वो भी तबाह हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये समझ आता है कि मैक असल में स्पेस में नहीं बल्कि अर्थ पर बने यूएसपीसी के कंट्रोल सेंटर में थी, जहाँ से वो और आरटी सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। मैक बेहोश हो जाती है और आँख खुलने पर आरटी उसे बताता है कि इस रूम में सिर्फ कुछ ही देर की ऑक्सीजन बची है। मरती हुई मैक उसे बताती है कि इंसान बेशक ना समझ थे, लेकिन वो धीरे धीरे चीजों को सीख रहे थे। तब आरटी उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो एंड्रॉइड रोबोट से एक नई सभ्यता की शुरुआत करेगा। मरने से पहले मैक उसे कहती है कि उसे अपने रोबोट्स में जितनी हो सके उतनी इंसानियत डालनी होगी ताकि वो हमारी तरह सोच सके। वो उसे ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बताती है, जिसमें एक सिमुलेशन के द्वारा रोबोट्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। इतना कहकर मैक मर जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक नई मैक को देखते हैं। उसे अपने सामने पुरानी मैक का वीडियो दिखता है जो उसे बताती है कि आरटी ने उसे एक खास मकसद के लिए बनाया है। यहाँ समझ आता है कि ये मैक भी असल में आरटी की तरह ही एक एआई है और इंसानी मैक जो वीडियो में है वो पहले ही मर चुकी है। आगे मैक को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और वो बाहर आकर देखती है तो खुद को मार्स पर उस क्यूब में पाती है। तभी सीन एक अलग डायमेंशन से बदल जाता है, जहाँ आरटी उसे बताता है कि उसकी तरह मैक भी उसी क्यूब की तकनीक से बनी है और इस वक्त एक सिमुलेशन में है। उसने अभी तक जो भी किया वो सब एक सिमुलेशन था, यानी ट्यूरिंग टेस्ट, जो उसकी योग्यता को परखने के लिए था। वो उसे बताता है कि उसे एक एलियन सभ्यता का पता चला है और वो लोग उसी की खोज में जाने वाले हैं। आगे हम उन दोनों को क्यूब में एक अलग डायमेंशन में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसी के जैसे और भी कई सारे क्यूब्स हैं। तो दोस्तों इस मूवी में हम शुरू से ही एक सिमुलेशन देख रहे थे, जहाँ आरटी इंसानी मैक के बताए अनुसार ही रोबोट मैक को परख रहा था और आखिर में उसे उनमें से एक बेस्ट मैक मिल गई। तो क्या धरती सच में खत्म हो चुकी थी या ये सब भी बस एक सिमुलेशन था? जैसा कि हमें समझ आता है कि ये सारा सिमुलेशन असल में यादों से बना हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि आरटी ने एक वक्त पर धरती को सच में तबाह कर दिया था और असली मैक
मैक भी उसी में मारी गई थी। आर्टी जिसे इंसानों ने अपनी हेल्प के लिए बनाया था, उसने किसी तरह से उस क्यूब की तकनीक से खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि उसे आगे सरवाइव करने के लिए इंसानों की जरूरत ही नहीं थी। एंड में वो और एंड्रॉइड मैक एक नए सफर पर निकल जाते हैं, जहां वो उस क्यूब के ओरिजिन का पता लगाना चाहते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी मूवीज के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।